आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों को के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमें आंकड़े दिया हुआ है। ये दिया है वर्ग अंतराल, जिसको आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है ये, और यहाँ पर राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है ये। तो ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, इस डेटा का हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। मैंने उस टेबल को यहाँ बना लिया है। इसको मैंने क्लास इंटरवल नाम दिया है CI। इसको माना है फ्रीक्वेंसी यानी कि F अर्थात बारंबारता। तो जब आप इसका बहुलक ज्ञात करने जाएंगे तो बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास होता है। मैं बहुलक को Z से दर्शाऊंगा। Z का मतलब क्या है? बहुलक। Z का फॉर्मूला है यानी कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला है बहुलक ज्ञात करने का। मैंने बहुलक को Z से दर्शाया है। Z बराबर लिखा है इसके। तो इसमें अगर हम वैल्यूज रख दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बहुलक हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। सॉरी। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग हम पहचान कर सकते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? सबसे बड़ी अगर मैं देखूं तो मुझे 10 मिलेगा, यानी कि बहुलक वर्ग ये वाला है। ये आपका क्या है? बहुलक वर्ग है। ये है बहुलक वर्ग और इस बहुलक वर्ग की ये है बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो हमें ये मिल गया, जिसमें L लेना है। L जो होती है वो निम्न सीमा यानी कि 30 है। तो बहुलक वर्ग की जो भी बारंबारता है उसको हम बोलते हैं F1, और ठीक उसके ऊपर जो होता है वो होता है F0। ठीक F1 के बाद जो होता है वो होता है F2। सारी वैल्यूज आपके सामने है, वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो L की वैल्यू, ये जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा अर्थात 30 प्लस F1 कितना है? ये रहा 10 माइनस F0 कितना है? 9। सब आपके सामने ही है, लिखते जाइए। 2 गुणा, इसके बीच में गुणा का निशान रहेगा। F1 की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? 10 लिखेंगे। F0 की वैल्यू कितना लिखेंगे? 9 रखेंगे। F2 की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। ये रहा F1 की वैल्यू 10, F2 की वैल्यू 3, F0 की वैल्यू 9। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इनटू H कितना? H होता है इसके बीच का अंतर। क्लास इंटरवल के कितने का अंतर है? आप देखेंगे हर क्लास इंटरवल में 5-5 का अंतर है। तो H कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा Z बराबर, यहाँ मिला 30 प्लस 10 में से 9 घटाएंगे 1 बटे में आते हैं, 2 की गुणा 10 में करेंगे 20 मिलेगा, माइनस का ये मिलेगा 9 और ये मिलेगा माइनस का 3 और गुणा में रहेगा
5। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। जेड बराबर आ जाएगा हमारा, ये रहेगा 30 प्लस यहाँ पर तो है 1, तो 1 रहेगा ऊपर, बटे में आते हैं। पहले इस 20 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। पहले मैं सॉल्व करूंगा -9 और -3 को, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 3 12, तो दोनों ही माइनस के, इसलिए माइनस के निशान दोनों को जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा। और गुणा में क्या रहेगा, गुणा में रहेगा 5। इसको सॉल्व करते हैं। 5 की उड़ा इसके नीचे लगा के 5 की उड़ा में करेंगे 5, और 20 में से 12 घटा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको, 20 में से 12 घटा देंगे 8 मिल जाएगा। देखिए मैंने ये काम पहले ही कर दिया है। 5 की गुणा 1 में 5 मिलेगा, 1 की गुणा मैं इसमें करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, बल्कि मैंने इनको घटा भी लिया है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 में से 12 घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 की गुणा जब इसे 1 में कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। 30 प्लस 5 को 8 से भाग कर दीजिए। अगर आप 5 को 8 से भाग करें आपको मिलेगा 0.625, ये मिल जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 30.625, इतना मिल जाएगा। अगर आप इसको लगभग में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 30.6, और ये आप इसको लगभग में लिख सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर है, ये आपका लगभग में है। तो जेड आपका फाइंड हो गया, यानी कि बहुलक कितना आ गया, 30.6 आ गया। आप अगर चाहें तो जेड की जगह बहुलक भी लिख के करेंगे, बहुलक लिख दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुलक आ भी गया है। आप लिखेंगे कि जो बहुलक है वो कितना है, 30.6, ये आपका बहुलक है। यही वो नंबर है जो बहुलक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, और क्वेश्चन में क्या किया गया था, बहुलक के बाद माध्य भी ज्ञात करना है, तो इन आंकड़ों का हम माध्य भी ज्ञात करेंगे। अब इसको हमें फिर से बनाना पड़ेगा टेबल, क्योंकि एक ही टेबल में हम दोनों चीज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो माध्य के लिए फिर से लिखते हैं क्लास इंटरवल CI को। क्या दिया है, ये दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये हमें CI दिया हुआ है। और फिर इसमें हमें F फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, जिसको आप FI भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है हमें FI लिखने की। क्या दिया है, 3, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, फिर 3, फिर 0, फिर 0, फिर 2, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। अगर हम इस डेटा का माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसको किस मेथड से फाइंड करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माध्य ज्ञात करने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। तो XI देखते हैं, XI की छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, उसके ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। 35 का आधा कितना होगा, 17.5। 25 और 20 जोड़िए, 20 और 25 कितना हो जाएगा, 40, 5, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 45 का आधा होता है 22.5। जब आप इन सभी को जोड़ के आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 27.5, आपको मिलेगा 32.5, आपको मिलेगा 37.5, आपको मिलेगा 42.5, आपको मिलेगा 47.5, आपको मिलेगा 52.5, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो XI की वैल्यूज बड़ी तो हैं, साथ में पॉइंट में भी हैं। FI की वैल्यूज तो बहुत छोटी हैं, और आप देखिए दोनों तो जीरो ही हैं,
इनका तो जो भी मल्टीप्लाई बनेगा 0 ही बनेगा। तो इस मेथड को आप कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हैं, पग विचलन विधि से भी कर सकते हैं, और इसको आप जो हमारा डायरेक्ट मेथड था यानी कि प्रत्यक्ष विधि था उससे भी कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सी विधि से करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी विधियां हैं, किसी भी विधि से कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। चलिए मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से कर दे रहा हूं, आपकी जो इच्छा होगी आप उस विधि से कर लीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि से मैं कर दे रहा हूं। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास एफ आई भी है, हमारे पास एक्स आई भी है, तो एफ आई एक्स आई पहले निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई पहले निकाल लेते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 तियां हो जाएगा 51, लेकिन 5 भी है साथ में, तो आपको मिलेगा 52.5। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 180। कितना मिल जाएगा? 180। फिर जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तब आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 247.5। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 325 मिलेगा। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 112.5। जब आप इस 0 की गुणा इसमें करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 की गुणा इसमें करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 2 की गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 105। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि जब आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सो ऑन। आप सभी को ऐसे कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको बस टोटल करना है, योग करना है। किसका किसका टोटल करेंगे आप? आप यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई यानी कि इसका टोटल करिए। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 35 मिल जाएगा। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का यानी कि इसका भी टोटल करिए तो ये आपको कितना मिल जाएगा? जोड़िए इन सबको, आप इन सभी नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1022.5। ये आपको मिल जाएगा जब आप इन सभी को जोड़ देंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू लगाइए। इसकी सिग्मा का मतलब जोड़ना, तो एफ आई एक्स आई को हमने जोड़ दिया है। क्या मिला है हमें? हमें मिला है 1022.5 अपॉन में कितना? सिग्मा एफ आई मतलब 35। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब जब आप इसको 35 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। आपको कंप्लीट आंसर कितना मिल जाएगा? आपको एक्स बार मिल जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे या इसको भाग कर देंगे तो 29.2। कितना मिलेगा? 29.2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। तो हमने बहुलक भी फाइंड कर लिया है और माध्य भी ज्ञात कर लिया है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया था लास्ट में कि इन यानी कि दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाया गया है। तो शिक्षक विद्यार्थी, इसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुलक और माध्य की सहायता से। क्या लिखेंगे कि जो अधिकांश
राज्य क्षेत्रों का विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है वो है 30.6, यानी कि जो हमारा बहुलक आया है ये, और उसका जो औसत अनुपात है वो इतना आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? व्याख्या में आप लिखेंगे यहाँ पर अधिकांश, अतः करके आप लिख दीजिए कि अधिकांश, अधिकांश का मतलब जो बहुलक है वो अधिकांश को दिखाता है, यानी कि सबसे अधिक, अधिकांश राज्य क्षेत्रों का विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30.6 है, जबकि औसत अनुपात कितना आया है? औसत का मतलब मैंने आपको बताया था माध्य को औसत भी कहते हैं। जो औसत अनुपात है यानी कि जो माध्य है वो कितना है? 29.2 है। ये आपने व्याख्या भी कर दिया। यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें सॉरी, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारे लिए, इसको तो आप बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, इसमें जो भी क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल लिखते हैं। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो आपको पहले उसमें CI लिखना पड़ेगा, यानी कि क्लास इंटरवल। जो भी दिया है ये आपका क्लास इंटरवल है, इसको आप देखिए, यही है आपका क्लास इंटरवल, मैं लिख रहा हूँ। इसमें दिया है 3000 से 4000, 3000 से 4000, फिर दिया है 4000 से 5000, फिर दिया है 5000 से 6000, फिर दिया है 6000 से 7000, फिर दिया है 7000 से 8000, फिर दिया है 8000 से 9000, फिर दिया है 9000 से 10000, फिर दिया है 10000 से 11000। ये आपको क्लास इंटरवल पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे और इसमें आप क्या लिखेंगे? बल्लेबाजों की संख्या। ये बल्लेबाजों की संख्या, इसको मैं F मानूंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी F मान के इसको करूंगा। क्या दिया है? इसमें दिया है 4, इसमें दिया है 18, इसमें दिया है 9, इसमें दिया है 7, और फिर है 7 के बाद 6, 3, 1, 1। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है डेटा, आंकड़े दिए हुए हैं। चलिए, फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें बहुलक करना है। तो बहुलक फाइंड करना है तो ठीक है, फिर लिखिए फॉर्मूला बहुलक का। तो बहुलक बराबर होता है, इस बार मैंने बहुलक ही लिख दिया है, जेड नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी अगर है तो। L प्लस क्या फॉर्मूला है याद कीजिए, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर गुणा में H। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग चाहिए होगा, तो बहुलक वर्ग के लिए बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं।
तो जब आप फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। तो ये रहा आपका बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है और ये बहुलक वर्ग का क्या है, बारंबारता। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसी को बोलते हैं F1, और ठीक इसके बाद होता है F2, ठीक इसके ऊपर होता है F0। तो F1 के पहले होता है F0, F1 के बाद होता है F2। यही हम सभी क्वेश्चनों में कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्व करिए। L बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा 4000। तो L की जगह पर आप लिखेंगे 4000 प्लस F1 की जगह कितना लिखेंगे 18 माइनस F0 की जगह पर क्या लिखेंगे आप ये 4। फिर नीचे आते हैं 2 इंटू F1 की जगह पर कितना लिखें, F1 की जगह पर 18, फिर माइनस, फिर F0 की जगह पर कितना लिखेंगे, F0 की जगह पर 4 लिखिए, F2 की जगह पर कितना लिखेंगे 9, और फिर इंटू H की वैल्यू लेते हैं। H की वैल्यू मतलब इनका डिफरेंस कितने कितने का है। तो आप देख रहे होंगे एक 1000 का है तो 1000 आपका H हो जाएगा 1000। तो सॉल्व करिए इसको, बहुलक ज्ञात कर लीजिए। 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 14 मिल जाएगा आपको। 18 दूनी हो जाएगा 36, माइनस का ये 4 माइनस का 9, क्योंकि इन दोनों की गुणा हो गई, -4 -9 नीचे आ गया, गुणा में 1000। फिर 4000 प्लस ऊपर 14 बटे में कितना रहेगा 36, क्योंकि दोनों ही माइनस में जुड़ जाएंगे तो 9 4 13, यानी कि माइनस का 13 और गुणा में 1000। फिर ये आएगा 4000 प्लस ये ऊपर रहेगा 14 बटे में आते हैं 36 में से 13 घटाइए। 36 में 13 जब आप घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 23। कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। और फिर आप उसकी गुणा किस में कर देंगे 1000 में, ये जो चलता आ रहा है 1000। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके नीचे 1 लगाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 14000 बट्टे में मिल जाएगा 23। अब आप क्या करेंगे, अब आप 14000 को 23 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे के बाद आपको मिलेगा पॉइंट में, कितना मिलेगा आपको मिलेगा 608.695। ये तो मिलेगा जब आप इसको इससे भाग कर देंगे या इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अभी हमें इन दोनों को जोड़ना भी तो है, तो जोड़ने के बाद आप लिखेंगे 4608.7। ये जो आप लिखेंगे, ये जो आपने इन दोनों को जोड़ के लिखा है, ये हमने पूरा ना लिख के अप्रोक्सीमेट में लिखा है, यानी कि लगभग में लिखा है। लगभग में आपका आंसर जो है वो इतना मिलेगा जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये लगभग में लिखा गया आंसर है, इसलिए मैंने इसको लगभग में पूरा नहीं लिखा है। ये पूरा नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट को छोड़ दिया गया है, कुछ अंकों को छोड़ दिया गया है। तो यही आपका लगभग में आंसर आएगा जो कि बुक में दिया हुआ है। क्योंकि पूरा कंप्लीट आंसर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मुझे भी लगभग में ही लिखना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है पूरा पढ़ेंगे इसको। इसमें हमें दिया हुआ है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की
और उन्हें नीचे दिए हुए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करना हम जानते हैं, तो हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्लास इंटरवल को CI मानेंगे और जो भी यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिया है उनको मैं लिख रहा हूँ। 0 से 10 दिया हुआ है तो हम भी 0 से 10 करके लिखेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है 0 से 10 और 10 से 20 दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है, 50 से 60 दिया है, 60 से 70 दिया है, 70 से 80 दिया हुआ है। ये सब हमें क्लास इंटरवल में दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी F भी दिया है, यानी कि बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, F बोलते हैं। क्या दिया है? 7, 14, 13, फिर दिया है 12, फिर दिया है 20, फिर दिया है 1 यानी 11, फिर दिया है 15, 15, फिर दिया है 8। ये हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। चलिए बहुलक ज्ञात कर लेते हैं फटाफट। तो बहुलक का हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला है, वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बहुलक वर्ग। कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखिए कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो मुझे 20 दिख रही है, तो ये रहा आपका बहुलक वर्ग। और इस बहुलक वर्ग में 20 हो जाएगा F1 और F1 के ठीक बाद में आता है F2 और F1 के ठीक पहले आता है F0। सारी वैल्यूज मिल गई। बहुलक वर्ग ये वाला है। बहुलक वर्ग के जो निम्न सीमा है 40, वही L होता है, यानी कि आप रखेंगे 40 प्लस F1 की जगह कितना रखेंगे? ये रहा 20, 20 रखिए। F0 की जगह पर कितना रखा जाएगा? F0 की जगह पर 12 रखेंगे, 12 रखिए, अपॉन में 2 इंटू F1 की जगह पर क्या रखा जाएगा? 20 माइनस F0 की जगह पर क्या रखेंगे? 12 माइनस F2 की जगह पर क्या रखेंगे? 11 और फिर इंटू H की जगह पर क्या रखेंगे आप? H। इन सब का डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस है क्लास इंटरवल में आप बताइए। तो आप देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का डिफरेंस है, तो वही हमारा H होता है। सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर मैंने बहुलक नहीं लिखा है, इसको आप बहुलक भी लिख लीजिए कि जो बहुलक है हमारा वो इतना है, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा पूरा, तो मैं फिर से लिखूँगा बहुलक बराबर, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पहले 40 प्लस 20 में से 12 घटाइए, 12 8 20, यानी कि 8 मिलेगा। नीचे आते हैं, 20 दूनी 40, माइनस का फिर 12 और माइनस का 11, तो माइनस का 12 माइनस का 11 और गुणा में रहेगा 10। आगे चलते हैं, 40 प्लस 8 बटे में रहेगा हमारा 40 माइनस माइनस का 11, माइनस का 11 तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, हमें 12 और 11 को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2 और 1 यानी 3 और 1 और 1 2, 23 मिलेगा। और फिर गुणा में क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। अब आप 40 प्लस 8 इन दोनों को घटा दीजिए, 40 में से 23 तो आपको मिलेगा 17। फिर गुणा करेंगे आप 10 से, बटे में 1 लगाएंगे और जब आप गुणा करेंगे तो 8 दाम 80 बटे में 17। और फिर आप 80 को, इस 80 को 17 से भाग कर दीजिए। तो जब आप इस 80 को 17 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4.7। अब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 44.7। यही आपका क्या है?
बहुलक है। कारें, क्योंकि क्या दिया हुआ था, कारों की संख्या दिया था। तो आप लिखेंगे अतः बहुलक जो है हमारा 44.7 कारें, ये उनकी बहुल है, यानी कि बहुलक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब आपको देखना है कि आप इसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। मैंने तो आपको मेथड्स भी समझा दिया है, विधि भी समझा दी है, और अब आप कितना इसको समझ पाते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तक मैं सभी चैप्टर्स कंप्लीट वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो है 14 के बाद में लास्ट एक चैप्टर और बचा हुआ है, जो कि प्रायिकता के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी, उसको भी मैं अपलोड करूँगा। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जितना ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही आगे जाएंगे। यही हमारा प्रयास है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा नया टॉपिक है, जो एक्सरसाइज हमें 14.3 में पढ़ना है, वो टॉपिक है माध्यिका। कौन सा टॉपिक है वो? माध्यिका कहिए या फिर उसको आप माध्यक भी कह सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे उसको माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए। देखिए, ये जो हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ है माध्यिका का या माध्यक जिसको आप कहते हैं, मैं इसको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम माध्यक अर्थात माध्यिका को समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अब तक हम जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वो है माध्य है, बहुलक है और माध्यिका है, जिसमें कि हम दो माप के ऊपर बात कर चुके हैं। आप माध्य ज्ञात करना सीख चुके हैं, आप बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो बचा हुआ है, आखिरी माप है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का, जो कि माध्यिका या माध्यक कहलाता है, इसके ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं कि जो माध्यक या माध्यिका होता है वो क्या होता है। तो मैं इसको लिखूंगा कि जो माध्यिका है, माध्यिका किसी श्रृंखला कहिए, श्रृंखला, या आप आंकड़े भी कह सकते हैं। किसी श्रृंखला या आंकड़े या आंकड़ों, किसी श्रृंखला या आंकड़ों का वह मान होता है जो उस श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? बांटता है। उसे माध्यिका या माध्यक
कहते हैं। मतलब ये दोनों एक ही चीज हैं, दोनों एक ही चीज हैं। देखिए, माध्यिका किसी श्रृंखला या आंकड़ों का वह मान होता है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे माध्यिका या माध्यक कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आंकड़े लिए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और वो आंकड़े इस प्रकार से हैं। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 के बाद में 12 हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है और 20। मतलब बहुत सारे आंकड़े आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ये नंबर्स इसके सामने मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। चलिए, ये आपको समझ में आ रहे होंगे आंकड़े। तो अगर मैं कहूं कि इन आंकड़ों में जो बीचों बीच संख्या है वो कौन सी है, तो आप कैसे निकालेंगे बीचों बीच संख्या? तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। इसको ऐसे कैंसिल करते जाइए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो लास्ट में बचा हुआ है, ये 2 नंबर बचे हुए हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक संख्या और ले रहा हूँ, 22। जब मैं एक संख्या 22 ले लूँगा तो जब ये कटेगा तो एक ही संख्या बचेगी। या चलिए फिर से काट के देख लेते हैं। ये दोनों इससे कट जाएगा, 4 जो है ये 20 से कट जाएगा, 6 18 से कट जाएगा, 8 16 से कट जाएगा, 10 14 से कट जाएगा। तो संख्या कौन सी बचेगी? 12 बचेगी। तो अब आप क्या देख रहे हैं बताइए मुझे। आप देख रहे हैं कि जो 12 है ये बिल्कुल बीच में है, बीचों बीच संख्या है। क्योंकि 12 से पहले कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। और 12 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 फिर भी है। यानी कि 12 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 संख्याएं हैं और 12 के राइट हैंड साइड में भी 5 संख्याएं हैं। तो बीचों बीच संख्या कौन सी है? 12 है। ये 12 क्या है? माध्यिका है। 12 क्या है? माध्यिका है। क्योंकि 12 ने जो है इन आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। इस प्रकार से आप आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक को समझ सकते हैं कि जो माध्यिका होती है ये वह संख्या होती है, वह मान होता है जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे परिभाषित किया है। किसी भी दिए हुए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के आंकड़े होते हैं, अर्थात श्रृंखलाएं होती हैं। व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो ये जो आंकड़ों के प्रकार हैं, सभी प्रकार के आंकड़ों में अलग अलग तरीके से माध्यिका को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर तो हमने देख के बता दिया कि बीच में 12 है, तो 12 ही इन आंकड़ों का क्या है? माध्यिका है, अर्थात माध्यक है। लेकिन अगर ये आंकड़े कुछ ज्यादा संख्या में दिया होगा या कुछ अलग टाइप से दिया होगा, तो या वर्गीकृत आंकड़ों में दिया हो या अवर्गीकृत आंकड़ों में दिया हो, तो आपको ये माध्यिका इस प्रकार से देख के आप नहीं पहचान पाएंगे। तो अलग अलग आंकड़ों में माध्यिका को हम अलग अलग मेथड से यानी कि विधि से ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम व्यक्तिगत श्रृंखला में आंकड़ों को ज्ञात करने की विधियों के बारे में समझते हैं। तो पहला हम लेते हैं व्यक्तिगत आंकड़े। तो
व्यक्तिगत आंकड़े। व्यक्तिगत आंकड़ों, चलिए व्यक्तिगत आंकड़े में हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें हम दो केस में माध्यिका को ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति क्या है उसको देखिए, पहली स्थिति क्या है उसको देखते हैं। हम व्यक्तिगत आंकड़े में जो माध्यिका ज्ञात करते हैं इसकी दो स्थिति है। पहली स्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए हमें दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है। इस प्रकार के हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो इन आंकड़ों में जब आप माध्यिका ज्ञात करने जाएंगे तो आप किस विधि से माध्यिका ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात करिए। बीचों बीच संख्या ज्ञात कर लीजिए कि 1 से 11 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 5 से 7 कटेगा, बीच में क्या बचा 6। तो माध्यिका जो है कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब दूसरी स्थिति में माध्यिका देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये तो हो गई पहली स्थिति में व्यक्तिगत श्रृंखला, ये भी है, और मैं दूसरी स्थिति में भी व्यक्तिगत श्रृंखला को ही लिखूंगा। आंकड़े जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20, ये आंकड़े हैं। तो जब इसमें आप माध्यिका ज्ञात करने जाएंगे तो आप बीचों बीच संख्या ज्ञात करके देखिए। आप 2 से 20 काटेंगे, 4 से 18 काटेंगे, 6 से 16 काटेंगे, 8 से 14 काट देंगे। तो अब आपके पास दो संख्याएं हैं। अगर आप 10 और 12 को भी काट देंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दूसरी स्थिति है। इसमें जब दो संख्याएं आपको मिलें तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए। पहले तो ये नियम है कि जो भी लास्ट में दो संख्याएं, क्योंकि एक संख्या मिलेगी अगर तो फिर तो वही संख्या हो जाएगी माध्यिका, लेकिन अगर दो संख्याएं मिल जाएं आपको तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसको आप आधा कर दीजिए, अर्थात 2 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 को 2 से भाग करिए 11। तो इन आंकड़ों का माध्यिका है 11। 11 इन दोनों ही प्रकार इन आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये है दूसरी स्थिति। देखिए ये जो मैंने आपको पहली स्थिति में माध्यिका ज्ञात करना सिखाया है, दूसरी स्थिति में माध्यिका ज्ञात करना सिखाया है, ये मेथड्स बहुत ही यूज़फुल है, बहुत इजी है जब आपको आंसर डायरेक्ट बताना हो। इसको आप ऑब्जर्वेशन देख के ही इसका आंसर बता पाएंगे। लेकिन ये जो पहली स्थिति है ये और ये जो दूसरी स्थिति है, इन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास इसके लिए इस पहली स्थिति में भी माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उससे भी ज्ञात करेंगे तब भी आपको आंसर ये मिलेगा। दूसरी स्थिति में माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसके भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो अब मैं उन सूत्रों के ऊपर भी बात कर लेता हूँ कि ये तो है कि आपने बिना फॉर्मूले का प्रयोग किए ही दोनों ही स्थितियों में माध्यिका को ज्ञात कर लिया। अब हम फॉर्मूले भी देख लेते हैं कि इस पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में कौन से फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग करके भी हम माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। सूत्र क्या है कि यदि n सम संख्या है तो यदि n सम संख्या है तो जो माध्यिका का फॉर्मूला है
वो क्या होता है? सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, n/2 वां पद और n/2 +1 वां पद, या पद लिख लीजिए, और उसका क्या करेंगे आप? उसका आप कर देंगे आधा। पहले तो आप ये वाला पद निकालेंगे, फिर ये पद निकालेंगे, और फिर उसका आप आधा कर देंगे। तो ये तो है सम संख्या के लिए, ठीक है। ये पहला हो गया फॉर्मूला। दूसरा है यदि n विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो जो माध्यिका का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। ये फॉर्मूले में आपको बता तो रहा हूं, ये केवल व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके बताना है तो आप उसको देख के भी बता सकते हैं, मैंने आपको मेथड सिखा दिया है। तो n सम संख्या क्या है और n विषम संख्या क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सम संख्या में आपको बता देता हूं कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। जो संख्याएं 2 से कट जाएं सब सम संख्याएं हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब 2 से कट जाएंगे, सब सम संख्याएं हैं। विषम क्या हैं? जो 2 से ना कटें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत सारी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, तो वो सब विषम संख्याएं हैं। तो ये भी आपको पहचान हो गई। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। जो मैंने आंसर निकाला है ना, इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। पहली स्थिति को फॉर्मूले से, पहली स्थिति में जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, व्यक्तिगत आंकड़े, वो कैसे दिए हुए हैं? इसमें हमें दिया 1 से 11 तक संख्याएं, लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सम है या विषम है। अच्छा, ये चीज का पहले पता लगाइए कि फॉर्मूला इसमें हम ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे, तो ये बताएगा कि ये सम संख्या है अगर, तो ये फॉर्मूला लगेगा, विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो सम विषम का कैसे हम पता लगाएं? तो इनको गिन लीजिए, कितने हैं ये। तो अगर मैं इनको गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं हैं ये। तो 11 सम है कि विषम है, देख लीजिए। 11 विषम है, तो विषम के लिए फॉर्मूला ये है, लगाइए फॉर्मूला आप। तो माध्यिका बराबर आप लिखेंगे n+1/2 वां पद, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो बराबर n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n है 11 प्लस में 1/2 वां पद। वां पद आप यहाँ लिख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 11 और 1 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा 6 वां पद। तो 6वां पद आप चाहे इधर से गिन लीजिए या इधर से गिन लीजिए। तो चलिए मैं इधर से गिन के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां पद क्या है? 6 है, यही आपका माध्यिका है। तो फॉर्मूला आपके लिए ये रहेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति को लेते हैं। दूसरी स्थिति को लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है? आंकड़े 2 से 20 तक हैं। चलिए आंकड़े लिख लेते हैं। आंकड़े है 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। चलिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सम है कि विषम है, पहले इसके जांच कर लेते हैं। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं ये। तो 10 क्या है? 10 सम है कि विषम है? 10 तो सम है। सम का मतलब ये फॉर्मूला लगा दीजिए अब आप। तो आप क्या लगाएंगे? आप लिखेंगे कि माध्यिका बराबर n/2 वां पद और n/2 + 1 वां पद और फिर बटे में 2। तो देखिए n कितना है, गिनिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n है आपका 10/2 वां पद और n कितना है 10/2 + 1 वां पद यहाँ भी लिखिए और बटे में कितना 2 लिखिए। तो इसको काट देंगे तो यहाँ मिलेगा 5वां पद और ये मैंने और लिखा है, इसको काट देंगे 2 पंचे 10 यानी कि 5 और +1 ये यानी कि 6वां पद और बटे में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो देखिए हमारी जो माध्यिका है वो फाइंड हो जाएगा। माध्यिका बराबर 5वां पद कौन सा है, गिन लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 10 है प्लस 6वां पद कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 है। तो बटे में क्या चल रहा है 2। तो अब आप और की जगह बाद में आप प्लस लगा दीजिएगा। जब ये दोनों पद मिल जाएं, 5वां और 6वां पद जब आपको मिल जाए तो आप बीच में प्लस लगा के जोड़ दीजिए। तो मिलेगा 22 का आधा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 11। यही आपकी माध्यिका है। तो ये फाइंड करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं मैंने आपको करके दिखाया है। तो फॉर्मूले का प्रयोग भी आप करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के ऑब्जर्वेशन से भी अगर आप चाहें तो माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उसके अंदर आप माध्यिका को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करना चाहेंगे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही अब हम आपको सिखाएंगे कि जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनमें किस प्रकार से और कैसे आप माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर आ जाएंगे। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करना कैसे किया जाता है ये आप यहाँ पर समझेंगे। तो अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा ये आपको यहाँ पर समझना है और ये आपको यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो रहेगा, जो आप फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वो मैं लिख देता हूँ। जो यहाँ पर सूत्र आप प्रयोग करेंगे वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मैं लिख रहा हूँ कि आप लिखेंगे कि जो माध्यिका है वो बराबर है किसके, बराबर है n+1/2 वां पद। सिर्फ इतना। इस फॉर्मूले से आप अवर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात
कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास x दिया हुआ है, हमारे पास x है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये हमारे पास x दिया हुआ है। और फिर इसमें आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी है, 1 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है f। तो जब आप यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा CF। अच्छा, ये CF क्या है, देखिए F होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, तो CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। अब मैं लिख के आपको बता देता हूं कि जो F है ये तो है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, बारंबारता ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब इसको हम CF लिखेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं CF और उसको बोलते हैं F। तो हम इस F की सहायता से इस CF को फाइंड करते हैं। यही आपको सीखना है कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, इनको जोड़ के निकाला जाएगा। जैसे कि पहला कितना है 1, तो 1 लिखिए। अब इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 1 6। मतलब ये जोड़ने का तरीका है कि पहले आपका वही आएगा जो ये 1 है वहां पर आ जाएगा। 5 और 1 6 हुआ, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 15 7 कितना होगा 22, 22 और 6 28। ये हम जोड़ जोड़ के इस CF को फाइंड करते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? देखिए पहला 1 है तो 1 है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 6 28। ये इस तरह से जुड़ता, मतलब इनको जोड़ते हुए आप इस CF को फाइंड करते हैं। लेकिन पहले जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा। फिर आप जोड़िए 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 6 28। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो जब ये आप कर लेंगे तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्या है फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे कि माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद, ये होता है। अच्छा n आप कितना लिखेंगे बताइए, n कितना लिखेंगे? आपको यहाँ पर जो n है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर बताया नहीं फॉर्मूले में, माध्यिका तो यहाँ पर है। तो ये जो n है वो बराबर है सिग्मा f के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों में ये जो n है वो क्या है, n बराबर है सिग्मा f के। अर्थात ये जो f का जोड़ आएगा उसी को आप n मानेंगे। क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो चलिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28। कैसे पता लगा, ये जो भी वैल्यू कम्युलेटिव CF में जो भी लास्ट में लिखा होगा वही इन सब का टोटल होता है। चलिए करके देख लेते हैं। 1 5 और 1 6 3 9 2 11, 11 4 15 7 22 और 6 28 मिल गया। तो n की जगह पर आप लिखेंगे कितना, ये सिग्मा f यानी कि 28।
+1/2, वहाँ पद आप लिख लीजिएगा 28 और 1 29/2, इसको आप काट देंगे। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये मिलेगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 14.5 वां पद, ये वाला पद हमें मिला। तो 14.5 अब आप इस CF में ढूंढिए कि ये CF में हमें कहाँ मिलेगा। तो 14.5 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन 14.5 के जो भी नज़दीक संख्या है वो मिल जाएगा। जैसे कि 14.5 किसके नज़दीक में है, किसके नियरेस्ट में है ये 14.5, ये नियरेस्ट है इस 15 के, नियरेस्ट इसके मतलब 14.5 जो है किसके नियरेस्ट में आएगा, इस 15 के नियरेस्ट में आएगा। आप 22 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 22 जो है इस 14.5 से बहुत दूर है, इससे छोटा ही रहना चाहिए, 14.5 से छोटा रहना चाहिए। लेकिन 14.5 जो है मतलब कि 14.5 इस 15 में आपको मतलब इसके नज़दीक हम पहुंच जाएंगे, इसके नज़दीक में पहुंच जाएंगे ना। तो 14.5 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हम इसके नियरेस्ट में आ रहे हैं। 11 को भी देखें अगर, तो 11 जो है ना, 11 वो 14.5 से बहुत पीछे है, 11 14.5 से बहुत ही पीछे है। लेकिन 15 जो है वो मतलब 14.5 जो है 15 के बहुत ही नज़दीक है। तो ये जो हमें मिला है ये चीज़ 15 का जो भी x वैल्यू है वही है माध्यिका। 15 का जो भी x वैल्यू है यानी कि जो माध्यिका मिलेगा आपको वो ये मिलेगा 10। यही मेथड है इसको फाइंड करने का, इसको ज्ञात करने का, जो कि आपके सामने है फॉर्मूला n+1/2 वहाँ पद। n क्या है, सिग्मा f, फ्रीक्वेंसी का टोटल योग। और जो भी आएगा उसको आप CF में ढूंढिए कि वो वैल्यू किस वैल्यू CF में किसके नज़दीक में है। ज़्यादा दूर नहीं होना, ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है। 14.5 के लिए आप 11 नहीं ले सकते, 22 तो 14.5 से बहुत दूर है, 11 14.5 से बहुत पीछे है। तो 14.5 किसके नियरेस्ट है, 15 के। तो उसका जो 15 है उसका जो x वैल्यू है यानी कि x के अंदर जो भी उसकी वैल्यू है वही उस अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या है, माध्यिका है, माध्य है। ये यहाँ पर इसका मतलब था। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उन वर्गीकृत आंकड़ों में आप किस प्रकार से और कैसे माध्यिका को ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करना। तीसरी बात है, अब ये तीसरा पॉइंट आते हैं कि जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करना, ये अब हम सीखने जा रहे हैं। तो माध्यिका यानी कि जो भी है इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बताऊंगा। सूत्र क्या रहेगा, जैसे कि बहुलक का मैंने आपको बताया था। तो वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, माध्यिका या माध्यक लिख सकते हैं आप। माध्यक बराबर होता है L+N/2 माइनस CF बटे में F और फिर गुणा में H। यही है फॉर्मूला माध्यक को ज्ञात करने का। L क्या रहेगा, यहाँ पर L क्या रहेगा, L रहेगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मैं आपको सिखाऊंगा कि माध्यक वर्ग, जैसे मैंने आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना सिखाया था, माध्यक वर्ग भी ज्ञात करना बताऊंगा। लेकिन ये आप याद रखिए कि L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है।
जैसे बहुलक वर्ग एल जो था बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। एन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या है। क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। अभी तो बस आप लिख लीजिए, जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको एक एक बात इसकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हो गया। एफ क्या है? क्योंकि सारी चीजें हैं इसके अंदर इसलिए मैं बता रहा हूं। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। एफ क्या है? जो भी माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता। अभी तो मैं बस सारी चीजें आपको लिख के दिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक एक बात आपको समझा दूंगा, अच्छे से आप हर चीज को समझ पाएंगे। एच क्या है? ये वर्ग माप होता है, जैसे हम बहुलक में मानते थे वही यहाँ पर भी रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने, ये आपका फॉर्मूला है। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करने का यही फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, और उसमें ये सारी चीजें होती हैं। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता लगाएंगे। एन प्रेक्षणों की संख्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगाएंगे। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ज्ञात करेंगे। एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एच वर्ग माप तो आप जानते ही हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण की सहायता से माध्यक को ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास इंटरवल एक उदाहरण ले रहे हैं हम। उदाहरण मेरा इस प्रकार से है कि मैंने लिखा है CI यानी कि क्लास इंटरवल लिया है कितना, मैंने क्लास इंटरवल लिया है 0 से 10, फिर मैंने लिया है 10 से 20, फिर मैंने लिया है 20 से 30, और फिर मैंने लिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और फिर 80 से 90, और फिर 90 से 100। ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। काफ़ी बड़ा है ये, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा लिया है मैंने, लेकिन आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फिर मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी F लिया है, फ्रीक्वेंसी मैंने F लिया है यानी कि बारंबारता ली है कितना, मैंने लिया है 5, मैंने लिया है 3, मैंने लिया है 4, फिर है यहाँ पर 3, फिर 3 लिया है, फिर 4 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 9 लिया है, 7 के बाद मैंने क्या लिया है 9, फिर 7 लिया है, फिर 8 लिया है। इस प्रकार से ये मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। तो सबसे पहला जो काम है वर्गीकृत आंकड़ों, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं क्योंकि आप यहाँ क्लास इंटरवल देख रहे हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि आप उसमें CF निकाल लें। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता, या तो आप उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, और आप उसको सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप CF लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? जोड़ जोड़ के इस फ्रीक्वेंसी को जोड़िए। तो ये 5 है तो यहाँ पर CF कितना रहेगा 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9
38, 38 और 7, 8 7 15 यानी 45, 45 और 8 53। बहुत इजी है CF निकालना। CF निकालना बहुत ही आसान होता है। इनको जोड़ते जाइए, ये निकलता अपने आप चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी का भी योग निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी का योग कितना आएगा, इन सब का टोटल करेंगे तो जो CF की लास्ट वैल्यू है यानी कि 53, उतना ही आपका आएगा। कितना आएगा, 53 मिलेगा आपको। आपके समझ में आ गया होगा, CF भी आ गया। चलिए माध्यिका का फॉर्मूला लगाइए। तो आप लिखेंगे माध्यिका बराबर, क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। तो L हम कैसे ज्ञात करेंगे, L हमें चाहिए, क्या है L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो पहले तो माध्यक वर्ग निकालिए कि इसमें से हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है। बताइए इसमें से माध्यक वर्ग कौन सा है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज उससे पहले फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर एक चीज फाइंड करेंगे, ये n/2 को आप पहले निकाल लीजिए। निकालिए n/2 की वैल्यू। तो जब आप n/2 को फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, n आप कितना लिखेंगे, आप n लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का सम। n क्या है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो n है, चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो n है वो आपका सिग्मा f होता है। चाहे वर्गीकृत आंकड़े हों या फिर अवर्गीकृत आंकड़े हों, n जो होता है वो सिग्मा f होता है। तो सिग्मा f कितना है, सिग्मा f ये रहा 53। तो n की जगह पर आप लिखेंगे 53, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पॉइंट में मिलेगा 26.5, ये मिलेगा। अब आप इस 26.5 जो आया है, इसको आप, ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए कर रहे हैं। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले n/2 को निकालना ही होगा। तो आप इस प्रकार से निकाल देंगे n/2 को। तो n/2 कितना आया, 26.5। इस 26.5 को देखिए कि ये CF में किसके नियरेस्ट में आएगा, बताइए मुझे। 26.5 इस CF में किसके नियरेस्ट में ये मिलेगा आपको। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 26.5, तो ये 29 के नियरेस्ट में सही रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से ध्यान दें और समझें अगर बात को, तो ये जो हमारा n आया है वो आया है, मतलब कि हमने जो n/2 फाइंड किया है वो 26.5 आया है। तो 26.5 ये इसके नियरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि 22 और 26 में ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कम डिफरेंस है। और 38 नहीं ले सकते क्योंकि 38 जो है ये 26 से बहुत दूर है। तो ये मिले 29। तो आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। तो ये जो 29 मिला है वो हमें इस वैल्यू से मिला है, इस 26.5 इसके, इस CF में किसके नियरेस्ट आएगा, 29 के। तो इस 29 का जो भी बहुलक, मतलब कि जो भी क्लास इंटरवल है वही माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग तो हमें मिल गया, यही है हमारा माध्यक वर्ग। कितना है, 60 से 70। तो अब L क्या है, L तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए माध्यक वर्ग ये रहा, निम्न सीमा 60, मिल गया 60 प्लस ये लिखा है n/2। n/2 का मतलब क्या, मतलब कितना, तो ये रहा n/2। n/2 मतलब 26.5 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखिए। n/2 की वैल्यू 26.5 माइनस CF क्या है, देखिए CF क्या था, CF जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि जो भी हमारा CF है
जैसे कि आपका ये तो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग ये है, और इसकी जो भी संचयी बारंबारता है वही हमारा CF है। ये जो बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें कि CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाली जो वर्ग अंतराल है वो ये है, और इसकी संचयी बारंबारता यानी कि यही है हमारा CF। कितना? 22। मतलब ठीक इसके ऊपर वाला आप समझ सकते हैं कि 29 के ठीक ऊपर वाला जो है वो क्या है, CF है। तो CF की जगह आप कितना लिखेंगे? 22 लिखेंगे। अपॉन में F कितना है? देखिए F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये रहा माध्यक वर्ग, और इस माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7 है। ये तो आपका संचयी बारंबारता है ना, लेकिन इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो 7 है, तो इसलिए आप इस F की जगह पर कितना लिखेंगे? ये आपका F है, कितना? 7। और गुणा में H कितना है? इन सभी का डिफरेंस 10-10 का। अब अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड करके दिखाते हैं आपको। अब आप लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या क्या है यहाँ पर? 60 है, 60 लिखिए, प्लस में 26.5 में से इस 22 को आप घटाइए। तो जब आप 26.5 में से इस 22 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? चलिए घटा लेते हैं। 26.5 में से हमें 22 को घटाना है, तो हमें मिल जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, मतलब 4.5 मिलेगा। चलिए मैं 4.5 लिख देता हूँ। अपॉन में बटे में कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा, और गुणा में 10। अपॉन में 7, गुणा में कितना मिलेगा? ये रहा, अब देख लीजिए 10 मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। 60 प्लस 4.5 की गुणा जब आप 10 में करेंगे तो आपको मिलेगा 450। पॉइंट एक डिजिट पे है, यहाँ लगा देंगे, नीचे है 7, पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो आपको मिलेगा 60 प्लस 45 को 7 से भाग कर दी, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाता है तो पॉइंट भी खत्म हो जाता है। तो अब आप इस 45 को 7 से भाग कर दीजिए। चलिए मैं भाग करके आपको दिखा देता हूँ। 45 को 7 से करना है, 7 6 42, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 5 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 करना पड़ेगा, फिर 2 मिलेगा, 7 दूनी 14, यानी कि 6.42 मिलेगा। यानी कि जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मुझे मिलेगा 6 पॉइंट कितना मिलेगा? 6.42 लिख के जब मैं इनको जोड़ दूंगा 60 और 6 66.42। यही है इस वर्गीकृत आंकड़ों का जो भी माध्यिका है वो कितना है? 66.42। यही है माध्यिका। तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड करना सीखेंगे। यही आपको सीखना है, यही आपको करना है। तो इस प्रकार से जब आप इन क्वेश्चनों को समझ लेंगे, सीख जाएंगे और अभ्यास करेंगे तो आप इन सवालों को अच्छे से और आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने अभ्यास में कमी किया तो आपको ये कम समझ में आएगा। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा आप इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने 3 चीजें सीख लिया। सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो माध्य माध्यिका बहुलक है, आपने माध्य में माध्य ज्ञात करना सीखा, आपने बहुलक ज्ञात करना सीखा, आपने माध्यिका ज्ञात करना सीखा, और माध्य को भी अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करके आप ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। तो सभी में अलग अलग तरीके से आप माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। तीनों में अलग अलग चीजें आपने सीखी हैं। तो अब अगर हम इन केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच में एक संबंध को स्थापित करें
तो इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। यानी कि ये आपको ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति हैं, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि माध्य, माध्यिका, बहुलक इन तीनों में ही आपस में एक संबंध होता है। वो संबंध आपको हमेशा याद रखना है। वो क्या संबंध है? वो ये है, ये माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों के बीच में होता है। तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में संबंध, इसमें आपका माध्य भी आता है, इसमें माध्यिका भी है और इसमें बहुलक भी है। यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों के बीच में जो संबंध है वो ये है, तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये संबंध है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य। इसका मतलब ये संबंध है, ये फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप, संबंध भी कह सकते हैं कि 3 गुणा माध्यक, यानी कि माध्यक का जो 3 गुना है, माध्यक का 3 गुना वो बराबर होता है बहुलक प्लस माध्य का 2 गुना। ऐसे समझ सकते हैं, माध्यक का 3 गुना बराबर होता है बहुलक प्लस माध्य का 2 गुना। अगर इसको मैं सिंबॉलिक नाम दे दूं तो 3 माध्यक को अगर मैं m मान लूं बराबर बहुलक को z मान लूं और 2 गुणा माध्य को zx बार मान लूं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 3m बराबर z प्लस 2 इंटू एक्स बार। फिर तो मुझे यहाँ पर भी इंटू लगाना चाहिए, या तो फिर ऐसे अगर मैं इंटू ना लगाऊं, 3m बराबर z प्लस 2x बार, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई, ये z है और ये 2 इंटू एक्स बार है। तो मेन आपका यही है कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य के। यही वो संबंध है जो तीनों में पाया जाता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में। ये संबंध हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास 3 चीजें हैं, हमारे पास माध्यक है, बहुलक है, माध्य है। तीनों में से कोई भी 2 चीज अगर आपको पता है तो तीसरी चीज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आपको फाइंड करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास मान लीजिए हमें बहुलक दिया हुआ है, बहुलक मान लीजिए हमें 10 दिया है और फिर हमें माध्य दिया हुआ है 3। तो अगर हमें बहुलक और माध्य पता है तो हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य को हम ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूले से, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये तो फॉर्मूला है, वैल्यू रखते हैं। 3 गुणा माध्यक तो हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें पता नहीं है। बहुलक कितना है 10, 2 गुणा माध्य कितना है 3। सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा 10 प्लस 2 3 6 और यहाँ क्या आएगा 3 गुणा माध्यक, 10 और 6 16 और यहाँ क्या रहेगा माध्यक
3 गुणा में है, बटे में जाएगा। अब अगर हम इसको भाग कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पचे 15 पॉइंट 3 तिया 9 और 3 तिया 9। इस तरह से हमें माध्यक मिल जाएगा 5.33। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर आपको बहुलक दिया हुआ है, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब अगर आपको बहुलक दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ है, मान लेते हैं बहुलक हमें दिया है 10 और माध्यिका दिया है 5। और अगर आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो माध्य ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट इस संबंध को लिखकर। क्या संबंध है? 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो 3 गुणा माध्यक कितना लिखेंगे? माध्यक तो हमें 5 दिया है, बहुलक है 10 और 2 गुणा माध्य हमें ज्ञात करना है। तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 10 प्लस में है तो माइनस में आएगा, यहाँ बचेगा 2 गुणा माध्य। तो 15 में से 10 घटाएंगे 5, 2 गुणा में है, बटे में जाएगा तो हमें माध्य मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2.5। तो 2.5 आपको क्या मिलेगा? ये आपको माध्य मिल जाएगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। हमने माध्य ज्ञात करना सीखा, अब बहुलक ज्ञात करना और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें माध्य पता है और माध्यिका पता है, माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, और बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो माध्य मान लीजिए आपको 10 दिया है, माध्यिका आपको 7 दिया और बहुलक ज्ञात करना है। तो क्या संबंध होता है वो लिख लीजिए और उसी से फाइंड कर लीजिए। ये आपका सबसे अच्छा मेथड है। तो क्या है फॉर्मूला? 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य। वैल्यू रखिए, 3 गुणा माध्यिका की जगह 7 लिखेंगे, बहुलक तो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 गुणा माध्य कितना है? 10 है, तो 3 सत्ते 21 और बहुलक हमारा बहुलक की जगह बहुलक ही रहेगा, प्लस 2 दाम 20 तो 21। 20 प्लस में माइनस में आ जाएगा 20 और यहाँ बचेगा बहुलक। तो आपने देखा बहुलक कितना फाइंड हो गया, 20 में से और 21 में से 20 घटा देंगे 1। तो इस प्रकार से हमने तीनों को फाइंड करना सीखा। आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में से कोई भी 2 चीज अगर आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो तीसरी चीज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यही हमारा मकसद था इस संबंध को सीखने के पीछे। जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, माध्य माध्यिका बहुलक, उनके बीच में ये संबंध आपको हमेशा याद रखना है कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। इसका प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी में कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत श्रृंखला हो, चाहे वो वर्गीकृत आंकड़े हो, चाहे अवर्गीकृत आंकड़े हो। अगर आपको तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में से कोई भी 2 पता है तो तीसरा आप हमेशा इस संबंध का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं। यही है मकसद इस संबंध को जानने का और सीखने का, कि तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य माध्यिका बहुलक में जो संबंध है वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो ये आपने यहाँ पर सीख लिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें हमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं और उन आंकड़ों में हमें क्या सीखना है? माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज को हम फाइंड करना सीखेंगे। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करेंगे। देखिए हमारे पास अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज
14.3 क्वेश्चन नंबर 1 का लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया है, पढ़िए। इसमें तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में तो तीनों चीज पूछ लिया है, माध्यक पूछ लिया है, माध्य पूछ लिया है और बहुलक पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों को अपने अलग अलग फॉर्मूलों का प्रयोग करके फाइंड करें, या तो फिर आप कोई भी दो चीज फाइंड करके तीसरी चीज आप फाइंड कर सकते हैं जो आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों के बीच में संबंध को स्थापित किया था, उस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके आप तीसरी चीज को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से करेंगे, आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसको टेबल को बनाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं माध्य ज्ञात करूंगा, फिर माध्य ज्ञात करूंगा। और क्योंकि आपको माध्य और बहुलक ज्ञात करना मैं सिखा चुका हूँ, तो हो सके तो जो मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में जो संबंध बताया है उसका भी प्रयोग करके मैं तीसरी चीज को फाइंड कर दूं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसको ऐसे करेंगे तो चलिए हम इसको समझते हैं और इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस टेबल को बनाते हैं। पहले जो भी वर्ग अंतराल दिया है उस वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। जो भी वर्ग अंतराल दिया है, मान लेते हैं हमें जो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल इसमें हमें दिया हुआ है, ये है 65 से 80 है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये सब हमें दिया है। तो मैं लिख रहा हूं, हमें दिया है 65 से 85, फिर 85 से दिया है 105, फिर 105 से दिया है 125, 125 से दिया है 145, फिर इसमें हमें 145 से दिया हुआ है 165, और फिर हमें 165 से दिया है 185, और 185 से दिया है 205। ये है आपका क्लास इंटरवल सी, मतलब कि CI। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी भी लिखिए। फ्रीक्वेंसी दिया है हमें 4, फिर दिया है 5, फिर दिया है 13, फिर दिया है 20, फिर दिया है 14, फिर दिया है 8 और फिर दिया है 4। चलिए पहले हम इसमें क्वेश्चन में कहा गया माध्यक ज्ञात करने के लिए, तो माध्यक के लिए हमें क्या निकालना होगा, CF निकालना होगा। CF निकाल लेते हैं पहले। संचयी बारंबारता तो पहले तो 4 रहेगा, 5 और 4 9, और 13 में 9 जोड़िए, 9 3 12, यानी कि 22 आपको मिलेगा। 22 में 20 जोड़िए 42 मिलेगा, 42 में 14 जोड़िए तो आपको 56 मिलेगा, 56 में 8 जोड़िए तो आपको 64 मिलेगा, 64 में 4 जोड़िए आपको 68 मिलेगा। तो ये तो मैंने CF निकाल लिया। तो सिग्मा F कितना मिलेगा, इन सब का टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर है, यानी कि 68 आपको सिग्मा F इन सबको जोड़ने पर मिलेगा। आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। तो जब मैं इसका जो है माध्यक ज्ञात करने जाऊंगा तो फॉर्मूला देखूंगा। पहले तो मैं माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस का CF बटे में F गुणा में H। तो रखिए वैल्यू। माध्यक वर्ग पहले निकाल दें। माध्यक वर्ग के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें हमें n/2 को पहले निकालना पड़ेगा। तो n/2 फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। n/2 बराबर कितना मिलेगा, n कितना है, n होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिग्मा F। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वही n है, तो यानी कि 68/2, इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 34 आपको मिलेगा। 34 को इस 34 को इस CF में देखिए
कि ये 34 आपको CF में किस जगह मिलेगा। तो मुझे लगता है ये 34 किसके नियरेस्ट में आएगा, 22 के या 42 के। तो 34 तो 22 के तो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है ये। 34 42 ये नज़दीक है, तो यानी कि 42 मिल जाएगा आपको अगर आप ध्यान से देखें तो। 34 किसके नियरेस्ट है CF में, इस 42 के नियरेस्ट है। तो इस 42 में जो आपको L मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा 125 से 125 तो हमारा L मिल जाएगा। तो माध्यक वर्ग हमने कैसे निकाला, इस 34 की हेल्प से निकाल दिया। 34 से हमें ये 42 मिला, 42 से हमें ये माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 है, तो L की जगह हम कितना रखेंगे, 125 प्लस n/2 कितना है, ये रहा 34 माइनस CF क्या है, ये जो हमारा 42 है ठीक इसके ऊपर वाला यही हमारा CF होता है। 42 जो आया है इसके ठीक ऊपर वाला क्या है, वो CF है, यानी कि 22 है। फ्रीक्वेंसी, ये जो माध्यक वर्ग है ना, इस माध्यक वर्ग की जो भी बारंबारता है, जो भी फ्रीक्वेंसी है वही F है, यानी कि 20 इंटू में H कितना है, H यानी कि इन सबका डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है बताइए मुझे। तो इन सब में तो घटा के देख लीजिए, 5 5 0 8 में से 20 का डिफरेंस है। इसको आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिए, माध्यक आपको मिल जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो माध्यक बराबर मुझे मिलेगा 125 प्लस में 125 ये रहा, प्लस में 34 में से 22 माइनस करिए। जब आप 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 34 में से 22 को माइनस करते हैं, 34 में से 22 को माइनस 4 में से 2 और ये 1, यानी कि आपको मिलेगा 12। अपॉन में नीचे कितना है, 20 है, तो नीचे 20 रहेगा और इनटू में भी 20 रहेगा। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 125 प्लस में रहेगा ये 12। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा कितना 137। इतना इकाई आपका आंसर मिल जाएगा। तो माध्यक तो फाइंड हो गया, आपने इसको देखा। अब दूसरी चीज क्या है, माध्यक के बाद कह रहा है माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्य भी ज्ञात कर लेते हैं, माध्य भी ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य भी ज्ञात करने के लिए हमें फिर से पूरा लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल को। चलिए लिखते हैं 65 से 85 और फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। तो ये हमें मिल जाएगा। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, इससे मैं रीचेक कर लेता हूँ क्या यही है। 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है, 125 से 145 है, 145 से 165 है, 165 से 185 है, 185 से 205 है। ठीक है, अब आप इसमें फ्रीक्वेंसी लिखिए जो भी दिया है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और ये 4, ये आपको फाइंड हो गया। देखिए जब आप इसमें इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने जाएंगे तो फॉर्मूला आप डिसाइड कीजिए। तो XI निकाल के देख लेते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आप इसका XI निकालेंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा। चलिए जोड़ के अदा करते हैं।
तो आपने देखा कि मैंने जो है 65 और 85 को जोड़ा तो मुझे मिला 150। इसका आधा भी करना है तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75। तो आप इन सभी को इस प्रकार से जोड़िए और उनका आधा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 75 के बाद कितना, आपको मिलेगा 95, आपको मिलेगा 105, आपको मिलेगा 135, आपको मिलेगा 155, आपको मिलेगा 175, आपको मिलेगा 195। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वैल्यूज तो बहुत बड़ी दिख रही हैं ये एक्स आई की। तो इसका मतलब मेथड हमें छोटा, ऐसा मेथड लेना पड़ेगा जो इस क्वेश्चन को छोटा बना दे। तो चलिए मैं इसको कौन सी विधि से करूं, पग विचलन विधि से कर देता हूं। पग विचलन विधि से फॉर्मूला लिखिए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ये फॉर्मूला है। ए आप कहाँ से निकालेंगे, इसमें से आप बीच वाली वैल्यू को ए मानेंगे। तो बीच वाली वैल्यू क्या, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। चलिए मैंने इसको ए मान लिया। ए कितना आ गया 135। जब आप डी आई निकालेंगे तो मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए माइनस करना पड़ता है। तो एक्स आई ये रहा और ए हमारे पास है ही। 75 में से 135 घटाइए तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए मुझे। 75 में से वैसे तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 135 में से 75 घटा लेते हैं। तो चलिए मैं घटा के चेक भी कर लेता हूँ कि 135 में से मुझे घटाना है, इसमें ए में से घटाना है 75, तो मिलेगा मुझे 0 यानी कि मुझे 60 मिलेगा। 60 मिलेगा तो जो 60 मिलेगा वो उसमें भी मुझे माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घटाना जो है वो एक्स आई में से ए को घटाना है। यानी कि इसमें से 75 में से 135 घटाऊंगा तो माइनस का मुझे कितना मिल जाएगा 60। और जब मैं 95 में से 135 को घटाऊंगा तो माइनस का ही मिलेगा मुझे कितना 40। जब मैं 105 में से 135 घटाऊंगा तो माइनस का ही मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 20। 135 में से 135 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिलेगा। अब मुझे प्लस का मिलेगा, क्योंकि अब जब मैं 155 में से 135 को घटाऊंगा तो मुझे प्लस का ज़्यादा मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 20। जब मैं 175 में से 135 को घटाऊंगा तो प्लस का ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कितना मिल जाएगा मुझे 40। जब मैं 195 में से 135 घटाऊंगा प्लस का ज़्यादा मुझे कितना मिल जाएगा 60। तो इस प्रकार से मैंने घटा के ये डी आई निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा यू आई। यू आई के लिए मुझे क्या, इस डी आई को एच से डिवाइड करना है, यू आई निकल जाएगा। एच कितना है देखिए, एच बराबर इन सभी के बीच का डिफरेंस कितने कितने का है 20-20 का है, तो एच हो गया 20। तो इन डी आई को 20 से डिवाइड करके सबको यू आई निकाल लीजिए। तो इसको मैं भाग करूंगा तो 20 3 60 माइनस का 3, इसको 20 से भाग करूंगा तो माइनस का 2, इसको भाग करूंगा माइनस के 1, इसको भाग करूंगा 0, इसको भाग करूंगा 20 से तो 1 मिलेगा, इसको भाग करूंगा 20 से 2 मिलेगा, इसको 20 से भाग करूंगा 3 मिलेगा। तो यू आई भी निकल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ आई यू आई चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कहाँ किया जाए, इस स्पेस को आप देख रहे हैं, ये स्पेस हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। मैं लिख दूं या चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। चलिए गुणा करते हैं, 4 3 12 यानी कि माइनस का 12, 5 दूनी 10 माइनस का 10, 13 एकम 13 माइनस का 13, 20 की 0 में करेंगे 0, 14 की 1 में करेंगे 14, 8 की 2 में करेंगे 8 दूनी 16, 4 की 3 में करेंगे 12। एफ आई यू आई निकल गया।
माइनस वाला अलग कर लीजिए, प्लस वाला अलग, या आप इन सबको जोड़ दीजिए। कहने का मतलब इतना है, क्योंकि सिग्मा FIUI करना है ना, इसलिए। तो जोड़ते हैं, माइनस वाला अलग कर लेते हैं, प्लस वाला अलग कर लेते हैं। तो माइनस के मुझे कितना मिलेगा, माइनस का मुझे मिल जाएगा 2, 3 और 2 5 मिलेगा, और 1 2 3, यानी कि माइनस का 35 मिलेगा। और प्लस का कितना मिलेगा, 4 6 4 10 और 2 12, 2 हासिल 1 1 2 3 और 1 हासिल 4, यानी कि प्लस का 42 मिलेगा। लेकिन जोड़ना है तो ये आपस में घट जाएंगे, कि कोई निशान प्लस माइनस में, कुछ संख्या माइनस में, इसलिए ये घट जाती है प्लस वाली संख्याओं में से जब इन सबको जोड़ा जाता है। तो कितना मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, वो भी प्लस का ज़्यादा है तो मुझे 7 प्लस का मिलेगा। तो ये हमारा सिग्मा FIUI कितना है, 7। वैल्यू रखते हैं, आंसर मिल जाएगा। ए कितना है, ये रहा 135, प्लस सिग्मा FIUI कितना है, ये रहा 7। सिग्मा FI कितना है, ये। इन सब का टोटल कितना है बताइए। अगर आप FI को टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 68। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 68 मिला। तो लिखिए 68 इनटू में H कितना लिखेंगे आप, H लिखेंगे जितना ये है, यानी कि 20। सॉल्व करते हैं, 135 प्लस इसके नीचे एक लगा के गुणा कर देते हैं पहले तो, 7 दूनी 14, यानी कि ये मिलेगा 140। 68 की 1 में गुणा करेंगे तो 68 मिल जाएगा। वैसे तो ये कुछ कट जाता है तो काटने से ये इजी बन जाता, लेकिन मैंने काटा नहीं थोड़ा सा। चलिए यहाँ काट लेते हैं 2 से, 2 3 6 2 चौक 8, इसको 2 से काटेंगे आपको मिलेगा 70। अभी भी ये 2 से कट जाएगा। चलिए और काटते हैं, तो x बार बराबर मिलेगा 135 प्लस में 70 बटे में 34। 2 से काटिए 35, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14। तो x बार मिलेगा आपको 135 प्लस में 35 अपॉन में 17। अब इसको आप भाग कर सकते हैं, क्योंकि अब कटेगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, ये 35 को 17 से भाग कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2.05। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 137.05। इतना इकाई आपका x बार आ गया। लास्ट चीज और बची है, जो कि उसने पूछा है बहुलक और बताना है इसी क्वेश्चन में। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए या तो आप इस टेबल को फिर से बनाइए, और बहुलक का जो भी मेथड मैंने आपको बताया है, बहुलक का जो भी फॉर्मूला आपको सिखाया है, उसका प्रयोग करके फाइंड कीजिए। या जो फॉर्मूला है हमारा, जो संबंध है माध्यमादिका और बहुलक में, उसको लिख लीजिए, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्या मिलेगा मैं करके दिखा देता हूँ। जो हमारा संबंध है, सूत्र है, क्या है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य। यही तो है सूत्र। तो हमें 3 गुणा माध्यक पता है, माध्यक हमें कितना पड़ता है, 137 लिख दीजिए। बहुलक भी पता है, नहीं बहुलक तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 2 गुणा माध्य कितना है, ये रहा 137.05। सॉल्व करते हैं, आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 411। एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। चलिए 411 मिला। अब यहाँ पर लिखिए बहुलक प्लस 2 की गुणा इसमें कर देते हैं, तो 2 पंचे 10। चलिए इसको गुणा अलग से कर लेते हैं ताकि ये गलत ना हो हमारा। 137.05 इसकी गुणा करना है हमें 2 में, तो 2 पंचे 10 कि 0 हासिल 1 बचेगा, लेकिन 2 की गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आए, लेकिन 1 हासिल जो था वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 बचेगा, 2 3 6 और 1 7 हासिल था, 2 एकम 2,
यानी कि 0.2 डिजिट पे है, यानी कि 270.10 हमें मिलेगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ 270.10। ये जो हमें मिला है वो इन दोनों की गुणा करने पर मिला है। तो जब आप बहुलक निकालेंगे तो आप 411, ये प्लस में तो माइनस में आएगा, 270.10 घटाने पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो बहुलक हमने इस फॉर्मूले से भी निकाल दिया है। आप अगर टेबल बना के फाइंड करना चाहें तो टेबल बना के भी फाइंड करेंगे, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। चलिए घटा लेते हैं। हमें 411 में से घटाना है, 411 में से कितना घटाना है, हमें घटाना है 270.10, 270.10 को घटाना है। तो 10 में, ये तो पहले 0 रहेगा, 10 में से घटाएंगे 9 पॉइंट, यहाँ बचेगा हमारा, क्योंकि इसने हासिल दे दिया, 0 बचेगा। 11 में से 7 4 11, 3 में से 140.90। तो बहुलक हमें कितना मिलेगा, 140.90। या मल्टीप्लाई में कुछ मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक रहेगा हमारे लिए। 137 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 137 के 3 में, 3 से 21 हासिल 2, 3 3 9, 2 11 के 1 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4, 411 ही मिलेगा, सही है। और फिर बहुलक और फिर माध्य, माध्य हमारा कितना आया है, माध्य हमारा आया 137.05। इसकी मल्टीप्लाई 2 में हुई है, इसकी मल्टीप्लाई भी चेक कर लेते हैं। 2 में जो हुई है 137, सॉरी ये 137 है, मल्टीप्लाई 2 में करना था, तो मैंने यहाँ पर जो है ये 135 लिख दिया है, मुझे लिखना चाहिए था 137, ये आएगा यहाँ पर। चलिए फिर से कर लेते हैं। 137.05 गुणा 2, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, तो 274.10 आएगा। तो 274.10 मैं लिख लेता हूँ। तो 270 तो लिखा हुआ है, इसको मैं 4 बना देता हूँ, इसको मैंने 4 बना दिया है, या मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 274.10। इसको आप काट लीजिएगा, 274.10 आएगा। जब ये यहाँ पर प्लस में तो यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका है 274.10। अब घटा लेते हैं, अब हमें आंसर करेक्ट मिलेगा। तो चलिए घटा के देख लेते हैं, आंसर तो हमारा कंप्लीट आ ही गया है। 411 में से हमें घटाना है कितना, 274, 274.10 को घटाना है। तो यह आया 0, 10 में से घटाएंगे 9 पॉइंट, 11 में से 4 घटा दे, ये तो इसने हासिल दे दिया था, 10 में से 4 घटा देंगे 6 आएगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, इसने क्योंकि हासिल दे दिया है तो ये हासिल लेगा, 10 में 7 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 136.90 कितना मिलेगा आपको, 136.90। तो ये आपका आंसर आएगा 136.90। तो ये हमारा बहुलक निकल गया है, इसको आप लिख सकते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 11, 10 में से 1 घटाएंगे 9 मिलेगा, और फिर यहाँ बचेगा आपको 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 0, फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो 7 3 10 3 आएगा, और फिर यहाँ बचेगा हमारा, और इस प्रकार से 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो हमें मिलेगा 136.90। लिख देते हैं 136.90, यही हमारा आंसर आया है बहुलक का। इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि आप इस फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हमने फाइंड कर लिया है। तो
पहले का आंसर कितना, इसमें क्वेश्चन में पूछा भी था कि इनकी तुलना कीजिए। तो माध्य कितना है, माध्य हमारा कितना आया था 137 आया था, और माध्य कितना आया था, ये भी 137.05 आया है, और बहुलक आया है 136.90। तो मतलब लगभग में ये तीनों बराबर हैं, मतलब पूरी तरह से तो नहीं बराबर हैं क्योंकि 137.05 है, ये 137 है, और ये 136.90 आया है। तो लगभग में ये तीनों ही समान हैं। तो इसने जो कहा था कि इनकी तुलना कीजिए, तो तुलना में हम क्या लिखेंगे, लगभग। आप इस लाइन को नीचे लिख लीजिएगा कि ये तीनों ही माप लगभग समान हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीनों माप लगभग समान है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अतः करके आप लिख लीजिएगा नीचे, ये आपको सबसे नीचे लिखना है। अतः ये तीनों माप लगभग समान हैं, ये मैंने तीनों में तुलना भी कर दिया है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, पॉइंटों का अंतर है, लेकिन ये लगभग में समान है। यही आपको यहाँ पर समझना था।